आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा है चित्र में एक पोटेंशियोमीटर दर्शाया गया है जिसमें एक 2 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध 0.40 ओम का कोई सेल पोटेंशियोमीटर के प्रतिरोधक तार AB पर वोल्टतापात बनाए रखता है। वोल्टतापात का मतलब पोटेंशियल ड्रॉप बनाए रखता है। तो ये 2 वोल्ट और 0.40 ओम का कोई सेल है, ये देखिए यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये सेल जो है इसमें पोटेंशियल ड्रॉप बनाए रखता है तार AB में। ये जो AB तार है, कह रहा है कोई मानक सेल जो 1.02 वोल्ट का अचर विद्युत वाहक बल बनाए रखता है तार की 67.3 सेंटीमीटर लंबाई पर संतुलन बिंदु पर है। तो ये देखे यहाँ से तार जोड़ा जा रहा है, ये संतुलन बिंदु है, यानी व्हीटस्टोन ब्रिज जैसे संतुलन में रहता था कि इस गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जाती थी, उस प्रकार से ये 67.3 यहाँ पर कोई पॉइंट यहाँ से जोड़ा जाए, ये पूरा 100 सेंटीमीटर है, यानी 1 मीटर है। इसमें 67.3 सेंटीमीटर पर ये बैलेंस है, यानी गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जा रही, जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होता था। कुछ मिली एम्पियर की बहुत सामान्य धाराओं के लिए, मतलब ये जो इसमें करंट जा रही है ये कुछ मिली एम्पियर की है, मतलब बहुत कम करंट जा रही है। तो उसमें ये संतुलन में है 67.3 सेंटीमीटर बिंदु पर। अब कह रहा है मानक सेल से अति न्यून धारा लेना सुनिश्चित करने के लिए इसके साथ परिपथ में श्रेणी क्रम में 400 किलो ओम का एक अति उच्च प्रतिरोधक संबद्ध कर लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए 600 किलो ओम का बहुत हाई पावर का ये रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा दिया जाता है, वो भी किस लिए कि मानक सेल से अति न्यून धारा लेना है। यहाँ पर करंट बहुत कम हो, जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि मिली एम्पियर में करंट हम इसमें ले रहे हैं। तो करंट को कम करने के लिए हमने ऊपर पढ़ा था कि सीरीज में एक रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, तो चूंकि धारा हमें बहुत कम लेना है मिली एम्पियर में, तो रेजिस्टेंस को बहुत उच्च हमको करना पड़ेगा ताकि करंट कम से कम जा सके। कह रहा है प्रतिरोध संबद्ध किया जाता है जिसके संतुलन बिंदु प्राप्त होने के निकट लघु परिपथ यानी शॉर्टेड कर दिया जाता है। तो ये कह रहा है कि संतुलन बिंदु प्राप्त होने के निकट जब संतुलन बिंदु हमें प्राप्त होना होता है बैलेंस पॉइंट, तब इसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। मतलब यहाँ से जो दिखाया गया है इसको जोड़ देते हैं ताकि इसमें करंट न जाए। जाहिर सी बात है इसको जोड़ देंगे तो करंट उस सर्किट में जाती है जहाँ पर लो रेजिस्टेंस हो। तो ये बहुत हाई रेजिस्टेंस है, तो फिर इससे न जा करके यहाँ से करंट जाने लगती है। तो जैसे ही हमारा बैलेंस पॉइंट प्राप्त होने को होता है, यानी जैसे ही गैल्वेनोमीटर में 0 करंट शो करने वाला होता है, वैसे ही हम इसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, यानी लघु परिपथ कर देते हैं, यानी 600 किलो ओम प्रतिरोध से करंट न जा करके इससे जाने लगती है। तो वही कह रहा है कि संतुलन बिंदु प्राप्त होने के निकट शॉर्टेड कर दिया जाता है पाथ को, मतलब इसको जोड़ देते हैं ताकि यहाँ से करंट न जाके इससे जाने लगे। तब हमसे पूछ रहा है कि इसके बाद मानक सेल को किसी अज्ञात विद्युत वाहक बल E के सेल से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। अब क्या होता है कि जो मानक सेल हमने लगाया है, ये जो सेल लगा हुआ है, तो इस सेल को किसी दूसरे सेल से अज्ञात सेल है जिसका EMF E है, उससे इसको बदल दिया जाता है। प्रतिस्थापित मतलब इसकी जगह में उसको स्थापित कर दिया जाता है। कह रहा है जिससे संतुलन बिंदु तार की 82.3 सेंटीमीटर लंबाई पर प्राप्त होता है। तो जब बदल करके दूसरा सेल लगा दिया जाता है, तो जब ये सेल लगा था
तो 67.3 सेंटीमीटर पर बैलेंस पॉइंट मिल रहा था, और जब बदल के दूसरा सेल लगा दिया गया तो बैलेंस पॉइंट हमारा 82.3 यानी 82.3 सेंटीमीटर पर प्राप्त हो रहा है। तो हमको क्या क्या बताना है, 5 चीजें पूछी गई हैं, तो पांचों के बारे में डिस्कस करना है। पहले पूछा जा रहा है कि E का मान क्या है, यानी प्रतिस्थापित करके जो नया सेल लगाया गया है उसका EMF कितना है, ये हमको बताना है। तो वही व्हीट स्टोन ब्रिज में जैसे बैलेंस वाला करते थे और E समानुपाती L यानी E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L मीटर ब्रिज के लिए, तो यही फार्मूले लगा करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए कह रहा है E1 बराबर 1.02 वोल्ट। जब इतना EMF की बैटरी लगी है, यहाँ पर देखिए ये कह रहा है कि 1.02 वोल्ट का अचर विद्युत वाहक बल बनाए रखता है। ये वाला सेल इतने वोल्ट का बनाए रखता है। ये दूसरा सेल में 2 वोल्ट है और 0.4 ओम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये देखिए दिखाया गया। तो अब E निकालना है, तो यहाँ पर देखिए पहले का E1 बराबर 1.02 वोल्ट था और L1 67.3 सेंटीमीटर पर बैलेंस पॉइंट था। E2 हमारा E मान लेते हैं और L2 हमारा 82.3 सेंटीमीटर पर। तो एक क्वेश्चन जो ऊपर किया गया था तो उसी प्रकार इसको करना है। E हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा L के, तो E1 अपान E2 इक्वल टू L1 अपान L2 हो जाएगा। इसकी सब वैल्यू रखेंगे तो E1 की वैल्यू रखा तो 1.02 अपान E2 बराबर E माना गया है इक्वल टू पहले बैलेंसिंग पॉइंट 67.3 था, बाद में 82.3 है। इसको सॉल्व किया तो E की वैल्यू आ गई 1.247 वोल्ट। तो सेल का विद्युत वाहक बल यानी EMF कितना हो जाएगा 1.247 वोल्ट। तो नया सेल जो हमने लगाया है उसको प्रतिस्थापित करके उसका EMF 1.247 वोल्ट है। पहले जो लगा था उसका EMF 1.02 वोल्ट था। अब अगला B में क्या पूछ रहा है, तो B में कह रहा है कि 600 किलो ओम के उच्च प्रतिरोध का क्या प्रयोजन है, यानी 600 किलो ओम का उच्च प्रतिरोध क्यों लगाया गया है। तो चूंकि करंट हमको बहुत कम यानी मिली एम्पियर में लेना है, इसलिए रेजिस्टेंस को हाई करना पड़ेगा। तो देखिए कह रहा है कि 600 ओम के अति उच्च प्रतिरोध से अति अल्प धारा प्रवाहित होती है जब यह संतुलन बिंदु से अधिक दूर होता है। तो जब संतुलन बिंदु से दूर होता है पॉइंट, तो हमें बहुत कम करंट प्राप्त होती है और हमें कम करंट ही चाहिए मिली एम्पियर में, तो इसलिए हम ऐसा करते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि क्या इस उच्च प्रतिरोध से संतुलन बिंदु प्रभावित होता है। सी विकल्प में हमसे ये पूछ रहा है, तो कह रहा है कि नहीं, संतुलन बिंदु उच्च प्रतिरोध 600 ओम से प्रभावित नहीं होता, 600 किलो ओम होना चाहिए। तो जो बैलेंसिंग पॉइंट है उससे इसके रेजिस्टेंस के उच्च निम्न से कोई मतलब नहीं है, बैलेंस पॉइंट प्राप्त होगा। बस बैलेंस पॉइंट की पोजीशन में कुछ थोड़ा बहुत वो हो सकता है, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं, संतुलन बिंदु उच्च प्रतिरोध 600 ओम से प्रभावित नहीं होता। और ना होने का कारण भी है कि हमने जो फार्मूला लगाया है वो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है, वहां पर रेजिस्टेंस है ही नहीं। तो रेजिस्टेंस 600 ओम का हो, 600 किलो ओम का हो, 1000 ओम का हो, इससे कोई फर्क नहीं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में आंसर में जो फार्मूला लगा है वो E समानुपाती L है, यानी E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है, यानी मीटर ब्रिज किस पॉइंट पर बैलेंस हो रहा है वो लंबाई है और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है बैटरी का, रेजिस्टेंस है ही नहीं। तो रेजिस्टेंस कुछ भी लगा इससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगला हमसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि क्या परिचालक सेल के आंतरिक प्रतिरोध से संतुलन बिंदु प्रभावित होता है। परिचालक सेल मतलब ये वाला जो लगाया गया है, ये वाला। तो देखते हैं इसको।
तो देखिए कह रहा है कि नहीं, संतुलन बिंदु परिचालक सेल के आंतरिक प्रतिरोध से प्रभावित नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार क्योंकि E समानुपाती L है, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L फार्मूला लगाया, इसमें कहीं रेजिस्टेंस है ही नहीं, न इंटरनल न एक्सटर्नल, न बाह्य प्रतिरोध न आंतरिक प्रतिरोध। तो सीधी सी बात है कि जो EMF है वो जो संतुलन बिंदु है वो सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस से भी प्रभावित नहीं होगा। अब क्वेश्चन में E नंबर पे क्या पूछ रहा है इसको देखते हैं। तो E में पूछ रहा है कि उपरोक्त स्थिति में यदि पोटेंशियोमीटर के परिचालक सेल का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट के स्थान पर 1 वोल्ट हो तो क्या यह स्थिति फिर भी सफल होगी। तो यहाँ पर चूंकि वोल्टेज बदल रहा है और E समानुपाती L है तो E बदलने पर L बदल जाएगा, तो पूरा सिस्टम ही बदल जाएगा। तो 2 वोल्ट की जगह 1 वोल्ट करने पर क्या फिर भी सफल होगा परिचालक सेल का विद्युत, यह स्थिति फिर भी सफल होगी? तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। L अगर E बदल देंगे तो L का मान भी बदल जाएगा, इसलिए लिखा है कि संभव नहीं है कि परिवर्तन ना हो। अगर E को परिवर्तित करेंगे तो E समानुपाती L है तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L है, जब E को बदलेंगे तो L प्रभावित होगा। चूंकि इस फार्मूले में R नहीं था इसलिए रेजिस्टेंस को बदलने पर प्रभाव नहीं पड़ रहा था। अब देखिए F वाला देखते हैं, F में क्या पूछ रहा है। तो देखिए F में कह रहा है कि क्या यह परिपथ कुछ मिलीवोल्ट की कोटि के यानी पावर के अत्यल्प विद्युत वाहक बलों यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जैसे कि किसी प्रारूपी ताप वैद्युत युग्म का विद्युत वाहक बल के निर्माण में सफल होगी। यदि नहीं तो आप इसमें किस प्रकार संशोधन करेंगे। तो फिर से इसको पढ़ते हैं। कह रहा है क्या यह परिपथ यानी यह सर्किट कुछ मिली वोल्ट की पावर के अत्यल्प यानी बहुत सूक्ष्म यानी बहुत कम वेरी लो विद्युत वाहक बलों यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के निर्धारण में सफल होगी। यदि नहीं तो आप इसे किस प्रकार संशोधन करेंगे। तो वेरी लो पोटेंशियल की बात कर रहा है कि क्या उसमें भी यह स्थिति सफल होगी, जैसे कि किसी प्रारूपी ताप वैद्युत युग्म का विद्युत वाहक बल, यानी कोई टिपिकल कोई थर्मोकपल है उसके बारे में हमें EMF की बात करना है। तो कह रहा है क्या उसमें सफल होगी यह प्रक्रिया, यदि नहीं तो आप इसमें कैसे संशोधन करेंगे। तो इसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर यह ऐसा नहीं होगा। परिपथ अति अल्प विद्युत वाहक बल यानी मिली वोल्ट की कोटिका को ज्ञात करने में सुग्राहिता से कार्य नहीं करेगा, यानी अच्छे प्रकार से वर्क नहीं कर पाएगा अगर हम EMF को बहुत लो कर देंगे, विद्युत वाहक बल को बहुत लो कर देंगे। क्यों नहीं काम करेगा? क्योंकि इस स्थिति में संतुलन बिंदु सिरे A के समीप होगा, तो यहाँ के बहुत पास हो जाएगा जब वोल्टेज बहुत कम कर देंगे। तो जब यहाँ के बहुत पास हो जाएगा तो कह रहा है संशोधित करने हेतु हम श्रेणी में उच्च प्रतिरोध सेल के साथ लगाते हैं। तो जब हम संशोधित करते हैं यानी कैलकुलेशन करते हैं और कैलकुलेशन हमारा प्योर आए यानी ये सही आए तो सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं, जैसा कि 600 किलो ओम हमने लगाया था। 6 किलो ओम या 600 किलो ओम था, देख लेते हैं। 600 किलो ओम था, 600 किलो ओम का लगाते हैं। यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा है। तो कह रहा है कि संशोधित करने हेतु हम श्रेणी में उच्च प्रतिरोध लगाते हैं सेल के साथ। तो सेल के सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं जिससे विभव मापी के तार में धारा घटती है, अतः विभव प्रवणता भी घटती है। तो क्या होगा कि जब पोटेंशियोमीटर में हम करंट भेजेंगे हाई रेजिस्टेंस लगा करके, तो जब हाई रेजिस्टेंस लगाएंगे तो करंट बहुत कम जाएगी और इधर वोल्टेज भी लो है, तो क्या होगा कि तार में करंट घटेगी क्योंकि हाई रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसलिए पोटेंशियल ग्रेडियंट भी घटता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब होता है विभव प्रवणता, जिसको हिंदी में कहते हैं कि प्रत्येक आगे के मीटर में वोल्टेज ड्रॉप घटता जाता है एक तरह से।
विभव प्रवणता, जिसको पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। तो चूंकि वोल्टेज बहुत कम है और वो घटता भी जा रहा है और ये दूरी भी बहुत कम है बीच में, जो ये तार जो मीटर ब्रिज बनाएंगे तो एक के पास भी बहुत रहेगा, तो थोड़े थोड़े दूर पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा, यानी पोटेंशियल गिरेगा, जिससे पोटेंशियल ग्रेडियंट घटता जाता है। तो जब बहुत कम वोल्टेज होगा तो इतना ज़्यादा कम रहेगा कि उसको सही से हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, प्योरिटी से, सुग्राहिता से, यानी अच्छे तरीके से नहीं काम कर पाएंगे, इसलिए ऐसा संभव नहीं होगा। तो जो हमसे पूछा जा रहा है कि क्या एक परिपथ कुछ मिलीवोल्ट की कोटि की अत्यल्प विद्युत वाहक बलों के निर्धारण में सफल होगा, तो बहुत लो वोल्टेज का अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो दिक्कतें बहुत आएंगी, सही से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे हम लोग, सुग्राही नहीं होगा, यानी सही से कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा। अब अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि चित्र दो परिपथों की तुलना के लिए विभव मापी परिपथ दर्शाता है। तो पोटेंशियोमीटर के लिए सर्किट बनाया गया है। कह रहा है मानक प्रतिरोध R बराबर 10 ओम के साथ संतुलन बिंदु 58.3 सेंटीमीटर पर तथा अज्ञात प्रतिरोध X के साथ 68.5 सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है। तो एक ये प्रतिरोध हमको पता है, तो इसके लिए जो बैलेंस पॉइंट है वो 58.3 सेंटीमीटर पे मिलता है। जो ये X है ये अज्ञात है, हमको नहीं पता है, लेकिन ये मीटर ब्रिज का तार, ये इसको जोड़ने पर गैल्वेनोमीटर का तार जहाँ पर रीडिंग नहीं देता उसे बैलेंस पॉइंट बोलते हैं। तो जब X अज्ञात है तो इसके साथ जब जोड़ते हैं तो बैलेंस पॉइंट 68.5 सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है। तो कह रहा है यदि आप दिए गए सेल E से संतुलन बिंदु प्राप्त करने में असफल रहते हैं तो आप क्या करेंगे। तो अगर ये सेल दिया गया, इससे बैलेंस पॉइंट न मिले तो हम क्या करेंगे। तो ध्यान दीजिए, फिगर को फिर से देखिए और समझिए। ये देखिए ना इससे जुड़ा है ना इससे जुड़ा है, तो ये की है, यहाँ पर चाबी पॉइंट है, की पॉइंट। इसको जोड़ेंगे तो इधर से करंट ऐसे आने लगेगा, ये काम नहीं करेगा। इसको जोड़ेंगे तो इधर से करंट आने लगेगा, ये काम नहीं करेगा। तो कह रहा है जब इसको जोड़ते हैं इस बैटरी के साथ या इस सेल के साथ तो बैलेंस पॉइंट 58.3 सेंटीमीटर मिलता है और इसकी वैल्यू दे दिया है 10 ओम। और जब इसके साथ जोड़ते हैं तो बैलेंस पॉइंट 68.5 सेंटीमीटर पे मिलता है और इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है। तो पहले E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L वाले फार्मूले से इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर इसके बाद हमसे पूछ रहा है कि यदि आप दिए गए सेल E से संतुलन बिंदु प्राप्त करने में असफल होते हैं तो आप क्या करेंगे। तो ये जो सेल दिया है, अगर इससे हमें बैलेंस पॉइंट नहीं मिल रहा तो हम क्या करेंगे। तो एक एक चीज को आगे चल के देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पर L1 58.3 सेंटीमीटर, L2 68.5 सेंटीमीटर है, R 10 ओम है और X हमको पता करना है, X। तो E समानुपाती L हमको फार्मूला पता है और यहाँ पर रेजिस्टेंस निकालना है, इससे हमें वोल्टेज प्राप्त होगा। तो चूंकि E या V बराबर IR होता है तो वो चीज रख देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि करंट तो इधर से भी उतनी जाएगी इधर से भी, क्योंकि ये सेल जुड़ा हुआ है। तो इसको देखते हैं। तो कह रहा है माना विभव मापी यानी पोटेंशियोमीटर के तार में करंट I है तथा R व X पर विभव पतन यानी पोटेंशियल ड्रॉप क्रमशः E1 व E2 है। तो E2 अपान E1 इक्वल टू, क्योंकि V बराबर IR होता है, इसको अगर देखें तो V इक्वल टू E माइनस IR होता है। लेकिन आंतरिक प्रतिरोध अगर इस बैटरी का ध्यान न दें तो हमारा क्या हो जाएगा, E ही बराबर हो जाएगा V के, तो E इक्वल टू IR हो जाएगा इस प्रकार से। तो E2 करेंगे तो I इंटू R की जगह X होगा ये वाला, और E1 करेंगे तो I इंटू R होगा। तो यहाँ पर E2 अपान E1 कर दिया तो I इंटू X अपान I इंटू R आ गया। तो I से I कट जाएगा क्योंकि दोनों में से लेके ही है, तो करंट हम ये मानते हैं कि वही जाएगी।
हालांकि एक रेजिस्टेंस को बहुत हाई कर दिया जाए तो करंट की मात्रा कम हो जाती है, लेकिन चूंकि बहुत ज़्यादा अंतर इन प्रतिरोधों में नहीं है, इसलिए हम यह मानेंगे कि दोनों स्थिति में करंट सेम ही जाएगी। तो आई कट जाएगा तो x अपान आर आ जाएगा, तो x बराबर E2 अपान E1 इंटू आर हो जाएगा। ये समीकरण 1 प्राप्त हो गया हमको। अब विभव मापी के सिद्धांत से E2 अपान E1 बराबर L2 अपान L1 आ जाएगा, पोटेंशियोमीटर के कॉन्सेप्ट से। अब समीकरण 1 से x की वैल्यू रखना है। समीकरण 1 से तो x बराबर ये E2 अपान E1 इंटू आर है, तो E2 अपान E1 बराबर L2 अपान L1 है, तो इसकी जगह L2 अपान L1 रख देंगे। तो x बराबर L2 अपान L1 आ गया इंटू आर। अब L2 पता है 68.5, L1 पता है 58.3 इंटू आर पता है 10 ओम। सॉल्व किया तो आ गया 11.75 ओम। ये हमारा कैलकुलेट करने के बाद आ गया। अब कह रहा है कि यदि हम सेल द्वारा संतुलन बिंदु प्राप्त करने में सफल होते हैं तब क्या अर्थ है कि R व X पर विभव पतन विभव मापी के तार से अधिक है। यह भी संभव है कि सेल का विभवांतर विद्युत वाहक बल से कम है। तो फिर से ध्यान से पढ़िए। कह रहा है यदि हम सेल द्वारा संतुलन बिंदु प्राप्त करने में असफल होते हैं, मान लीजिए नहीं मिलता बैलेंस पॉइंट, तब इसका अर्थ है कि R व X पर विभव पतन विभव मापी के तार से अधिक है। तो R और X पर जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो पोटेंशियोमीटर से ज्यादा है। इसका मतलब ये है अगर बैलेंस पॉइंट नहीं मिल रहा है। तो कह रहा है यह भी संभव है कि सेल का विभवांतर विद्युत वाहक बल से कम है। तो दो स्थितियां बन रही हैं अगर बैलेंस पॉइंट नहीं मिल रहा। एक स्थिति यह बन रही है कि जो हमने रेजिस्टेंस लगाया है उसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप है उससे कहीं पोटेंशियोमीटर जो यंत्र लगाया गया है, जो हमने डिवाइस लगाई है, उसका कहीं पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा ना हो। एक कंडीशन तो ये बन गई। दूसरी ये बन जाएगी कि जो हमने सेल लगाया है उसका कहीं ईएमएफ बहुत कम ना हो, विद्युत वाहक बल कहीं बहुत कम ना हो। ये दो कंडीशन में बैलेंस पॉइंट नहीं प्राप्त होगा। तो हम अगर बैलेंस पॉइंट प्राप्त करने में असफल हो रहे हैं तो दो कंडीशन हो सकती है कि जो पोटेंशियोमीटर लगाया गया उसका पोटेंशियल ड्रॉप रेजिस्टेंस के पोटेंशियल ड्रॉप से कहीं ज्यादा हो सकता है, या जो बैटरी लगाई गई है या सेल लगाया गया है उसका ईएमएफ बहुत कम हो। तो दो कंडीशन हमारे पास निकल के आ जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। तो कह रहा है कि चित्र में किसी 1.5 वोल्ट के सेल का आंतरिक प्रतिरोध मापने के लिए एक 2 वोल्ट का पोटेंशियोमीटर दर्शाया गया। तो ये हमारा 1.5 वोल्ट का कोई सेल लगा है और इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हमको नापना है, आंतरिक प्रतिरोध। तो इसको नापने के लिए क्या कर रहा है कि ये 2 वोल्ट का कोई एक पोटेंशियोमीटर लगाया गया है। ये 2 वोल्ट पोटेंशियोमीटर का ईएमएफ है। कह रहा है खुले परिपथ में सेल का संतुलन बिंदु 76.3 सेंटीमीटर मिलता है। जब ये नहीं टच किया जाता, ओपन सर्किट है, तो कह रहा है कि ये बैलेंस पॉइंट 76.3 सेंटीमीटर पर मिलता है। सेल के बाह्य प्रतिरोध में 9.5 ओम प्रतिरोध का एक प्रतिरोधक संयोजित करने पर संतुलन बिंदु पोटेंशियोमीटर के तार की 64.8 सेंटीमीटर लंबाई पर पहुंच जाता है। अब कह रहा है कि ये बैलेंस पॉइंट पहले जब ये रेजिस्टेंस नहीं लगा था तो 76.3 सेंटीमीटर पर मिल रहा था। अब ये बाहर हमने 9.5 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया तो अब बैलेंस पॉइंट 64.8 सेंटीमीटर पर मिलता है। तो कह रहा है सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। तो ये जो सेल लगा हुआ है ये तो पोटेंशियोमीटर है। ये जो सेल लगा हुआ है इसका हमें इंटरनल रेजिस्टेंस यानी आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो कोई बड़ी बात नहीं, जैसे ऊपर करते चले आए हैं वैसे यहाँ भी करेंगे। तो कह रहा है जब सेल खुला परिपथ में होता है तो संतुलन बिंदु L1 बराबर 76.3 सेंटीमीटर। सेल के बंद होने पर संतुलन बिंदु, जब ये सेल बंद होता है यानी ये वाला प्रतिरोध लगा दिया जाता है, ये वाला कह रहा है खुले परिपथ में सेल का संतुलन बिंदु 76.3 सेंटीमीटर मिलता है।
सेल के बाह्य प्रतिरोध में जब 9.5 ओम का एक प्रतिरोधक संयोजित कर देते हैं तो संतुलन बिंदु पोटेंशियोमीटर के तार की 64.8 सेंटीमीटर लंबाई पर पहुंच जाता है। तो जब सेल बंद होता है यानी जब ये प्रतिरोध लगा देते हैं तो क्या होता है कि इससे होकर के करंट इससे जाने लगती है, ये काम नहीं करता है, इससे जाने लगती है। तो कह रहा है कि हमें संतुलन बिंदु L2 बराबर 64.8 सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है। और प्रतिरोध कितना लगाया गया 9.5 ओम। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, तो R बराबर L1 अपान L2 माइनस 1 इंटू R। ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए, जो NCERT में डायरेक्ट लिखे गए इनको फार्मूलों को याद कर लीजिए कि इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का ये फार्मूला होता है। वैसे हम वैसे भी निकाल सकते हैं, ये जो फार्मूला होता है हमारा V इक्वल टू E माइनस आई आर, तो इसमें भी I कैपिटल R रख करके I स्मॉल r रख करके ये फार्मूला निकल आएगा। क्योंकि E समानुपाती है L के, तो ये वैल्यू L की रखेंगे तो ये फार्मूला हमारा निकल आएगा, यही वाला सेम। यहाँ पर भाई अगर इसको देखेंगे तो E बराबर I कॉमन हो जाएगा, R माइनस R हो जाएगा। अब इसको अगर हम वैसे निकालेंगे तो दोनों में करंट सेम जाना है, तो ये I कट जाएगा, तो E1 अपान E2 इक्वल टू हो जाएगा R माइनस R1 माइनस R1 ये हो जाएगा अपान R2 माइनस R2 हो जाएगा। तब E1 अपान E2 की जगह L1 अपान L2 रख देंगे बराबर R1 माइनस R1 अपान R2 माइनस R2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको जब सॉल्व करेंगे तो यही चीज़ निकल के आ जाएगी, ये वाली। तो इस फार्मूले को आप डायरेक्ट याद कर लीजिए और याद करके यही डायरेक्ट लग जाएगा। तो देखिए डायरेक्ट लगाया तो L1 की वैल्यू रख दिया 76.3 अपान L2 की वैल्यू रख दिया 64.8 माइनस 1 और ब्रैकेट में बाह्य प्रतिरोध हमारा 99.5 है, ये वैल्यू रखा, सॉल्व किया तो आ गया 1.68 ओम। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध 1.68 ओम होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये सारे क्वेश्चन हमने NCERT के पीछे के कर लिए। अब इसके बाद हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक। ओके, थैंक यू।